गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वर्ष पहली बार 8 दिसंबर को बर्फ गिरी है। सीजन की पहली बर्फ गिरी है, जो कि हमारे बागीचे के लिए वरदान साबित होती है। इस बर्फ के एक नहीं अनेकों फायदे हैं। जितने भी फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, सारे लगभग मर जाते हैं और जमीन में जो मॉइस्चर रहता है, जमीन में जो नमी रहती है, वो कम से कम मार्च अप्रैल तक चलती है और ये बर्फ भी कम से कम मार्च महीने तक रहती है। अब आप देख रहे हैं, धूप भी खिल चुकी है, बर्फ ने भी अपनी सफेद चादर बिछाई है। यह बर्फ एक पाउडर की तरह है, चिपकने वाली बर्फ है ये, और पानी वाली ये बर्फ बिल्कुल नहीं है। इसी बर्फ का यही फायदा है कि ये मिट्टी के साथ जब घुलती मिलती है तो इसको बड़ा समय लगता है, क्योंकि कल रात का टेम्परेचर लगभग 6 से 4 डिग्री तक हो गया था। रात के 11 बजे भी मैंने रिकॉर्डिंग की है, उसमें भी देखा है कि टेम्परेचर उस वक्त भी 6 डिग्री और 4 डिग्री के बीच था। बर्फबारी लगी हुई थी और आज सुबह प्रातःकाल जब धूप खिली है, बगीचे में किस किस तरह से पौधे बर्फ से लदे हैं। आप देख रहे हैं कि हर एक पौधा, हर एक शाख पूरी तरह से बर्फ से लदी है। इसका कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में फायदा मिलता है। पौधे अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। बर्फबारी का एक और फायदा यह भी है कि जब तक पौधों से सारी बर्फ गिर नहीं जाती है, तब तक हम बागीचे में काम नहीं कर पाते हैं। हालांकि खेतों में नीचे बर्फ काफ़ी रहती है, उसका फर्क नहीं पड़ता है। कारण यह है कि हमें वस्त्र अच्छी तरह से गर्म कपड़े डालने पड़ते हैं ताकि हमें ठंडी ना लगे, और फिर हम सारी सर्दी में प्रोनिंग का काम करते हैं। उसके पश्चात इसमें स्प्रेज हैं, जैसे बोडो मिक्सचर है, और फिर हमें साथ का साथ TSO SO वगैरह भी करने होते हैं। उसके लिए भी एक लिमिटेड टाइम होता है, जो कि सर्दियों के मौसम में ही होता है, जब कटिंग करके टहनियाँ गिरती है, जिसको हम लोकल डायरेक्ट में छींटे कहते हैं। उसको उठाने का यानी बगीचे की टोटल क्लीनिंग का काम सारा का सारा सर्दियों में ही किया जाता है। बागवानी के नज़रिए से तो यह बर्फ बहुत ही संतुलित बर्फ गिरी है, क्योंकि जब हमें वर्ष 1990 का ख्याल आता है तो उस वक्त जनवरी मास में बहुत भयंकर बर्फ गिरी थी। 1990 यानी 1991 आ गया था और हमारे बागीचे का बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उस वक्त हमारे इस बागीचे में 3.5-4 फुट बर्फ गिर गई थी और कोई हवा नहीं चली थी। सारी बर्फ प्लांट्स पर इसी प्रकार से टिकी थी, और जैसे ही दूसरे दिन धूप खिली तो हमारे अधिकतर प्लांट्स दो तरफ फट करके टूट चुके थे। बड़े बड़ी ब्रांचेस, बड़े बड़े टहने गिर चुके थे। बर्फ की सबसे बड़ी हानि यही होती है कि अगर अधिक बर्फबारी हो जाए तो प्लांट्स को बहुत क्षति पहुंचाती है। आँखियों के झरोखों से प्रकृति के भूदृश्य का आनंद लेना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक और बर्फ गिरी है और दूसरी पहाड़ी पर जो ये खाकी जीन सा एक कवर दिख रहा है, इस पहाड़ी पर बर्फ नहीं गिरी है, यानी इन पहाड़ियों पर बर्फ नहीं गिरी है, क्योंकि ये पहाड़ियाँ बहुत ही लो हाइट की है, इसलिए वहाँ सिर्फ थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, ज़्यादा बर्फ नहीं गिरी है। जबकि हमारे इस इलाके में सी लेवल से हमारी ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण हमारे क्षेत्र में बर्फबारी भी अपेक्षाकृत अधिक हुई है। आप हमारे पुराने घर की छतों में जो रेलिंग सी देख रहे हैं, इसे स्नो गाटर कहते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ अधिक गिरती है तो वो बर्फ़ छत पर से अचानक नीचे धड़ाम से गिरती है और नीचे रखी हुई चीज़ें, यानी प्लेग्राउंड में या मैदान में रखी हुई चीज़ें जो छत के नीचे हैं, वो टूट कर ख़त्म हो जाती है। इसलिए ऊपर स्नो गाटर लगाया जाता है कि ताकि बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती हुई नीचे को गिरती आए। बर्फ़ वाले दिनों के लिए विशेष एडवाइजरी रहती है, जिसकी ओर बाहर से आने वाले पर्यटकों को विशेष ध्यान रखना होता है कि वे अपने वाहन धीरे से चलाएं, क्योंकि सड़कों में बर्फ़ और आइस जमी होती है, सड़कें फिसलन वाली होती है। गर्म वस्त्र पहन करके आएं, अन्यथा ठंड अधिक लगने के चांस रहते हैं, जिससे कि आप बीमार पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 7000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अर्थात समुद्र तल से जिन पर्यटक स्थलों की ऊंचाई 7000 फुट से अधिक है, वहां जाना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, क्योंकि
7,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्लेशियर और एवलांचेस आने के अधिक चांसेस रहते हैं, जिसमें जान और माल के अधिक से अधिक नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती है। पर्यटकों के और यात्रियों के पूरे दल उसमें फंस जाते हैं और ठंडी में तड़फते तड़फते अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ती है। रात्रिकालीन बेला में गिर रहे बर्फ के फाहों का जरा आप भी लुत्फ लीजिए कि किस तरह से आसमान से बर्फ गिरती है और धरती उसका किस तरह से स्वागत करती है। जमी आसमान का यही संयोग तो हमें प्रकृति के अधिक नज़दीक ले जाता है और यहीं से हमें भाईचारा, सद्भाव, एकता और सद्भावना का संदेश मिलता है। नेचर की यही ताकतें हमारे समाज में मजबूत रीढ़ बन कर के उभरती है। पहाड़ी बंदों के लिए तो यह मशहूर कहावत है कि मिलना किस काम का अगर नेचर ना मिले, चलना बेकार है जो पहाड़ियाँ ना मिले। ए नादां मुसाफिर तुझे हुआ क्या है, समझ ले आखिर इस नेचर का किरदार क्या है। पहाड़ों की मस्त फजाओं की रवानी देखिए, जहाँ मौसम गुल ने भी सदाएं दी है। यानी बर्फ़ गिरने के 2 दिन पहले आप इस भूदृश्य को देख सकते हैं कि किस तरह से ये पहाड़ियाँ धूप में खिली है और किस तरह से ढलते सूरज की लालिमा इन पहाड़ियों को लांघते हुए जा रही है। और ठीक 2 दिन के बाद यही पहाड़ियाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से पूरी तरह से ढक जाती है। इसी बर्फ़बारी के ठीक 1 दिन पहले हम आपको अब ले चलते हैं अपने एप्पल फार्म की ओर। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जब हमारे बागीचे में सेब के पौधों के पत्ते पीले पड़ गए तो हम लोग क्यों बागीचे में आए हैं स्प्रे का सामान लेकर के। आजकल जो स्प्रे किया जाता है सिर्फ और सिर्फ यूरिया का स्प्रे किया जाता है, क्योंकि अब इस अवस्था में पतझड़ जरूरी है ताकि हम इसके बाद प्रोनिंग का काम शुरू कर सके। जब तक पत्ते नहीं झड़ते हैं तब तक पौधों में सेब चलता रहता है। सेब के चलते हम प्रोनिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे पौधों पर अदरवाइज इफेक्ट पड़ता है। मिड ऑफ दिसंबर में किए जाने वाले स्प्रे का एक और फायदा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये बाहर से प्लांट्स आ रहे हैं, ये लोगों को किस किस तरह से रिझाते हैं, किस किस तरह से उनका रुझान करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बड बैंक है, हमारे जो प्लांट्स है वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको ये बात बता देता हूं कि आजकल जो हम यूरिया का स्प्रे करते हैं उसके कितने फ़ायदे हैं। नंबर 1, हमारा समय से पतझड़ हो जाएगा, पत्तियां गिर जाएगी, लीफ फॉल हो जाएगा। नंबर 2, वूली एफिड जो कि एक बहुत संक्रामक रोग है वो सारा खत्म हो जाता है। नंबर 3, हमारा यूरिया इस वक्त नाइट्रोजन का काम करता है और प्लांट्स में बड बिल्डिंग का काम करता है। हमारा बीमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए भी ये स्प्रे आवश्यक बन पाता है। अगर आप अपने बागीचे की देखरेख खुद कर रहे हैं तो इन बातों का आप खुद भी जायजा ले सकते हैं, खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, हम कहते हैं कि सेब के बागीचे में वूलिया फिट क्या है। ये देखिए वूलिया फिट, ये वाला जो सफ़ेद वाला पोर्शन है ये वूलिया फिट है, ये फंजीसाइड है, ये सारे पौधे को बर्बाद कर देता है। ये देखिए ये भी वूलिया फिट है, ये देखिए ये वूलिया फिट है। ये वूलिया फिट जो है ना, अगर हम इसको यूरिया का स्प्रे नहीं करते तो फैलता जाता है। जैसे ही हम इस पर यूरिया का स्प्रे करते हैं, ये देख लीजिए आप धुल गया है, वैसे भी ये मर जाता है, यूरिया का स्प्रे करने से ख़त्म हो जाता है। और जो इसके एग्स होते हैं वो आजकल रूट्स में चले जाते हैं। ये जब सेब दिन में गर्मी होती है तो सेब के साथ ऊपर नीचे ट्रेवल करते रहते हैं और ये पौधों को सुखा देते हैं। इसीलिए वूलिया फिट का अगर हमने किसी तरह से उपचार करना है पौधों का तो उसके लिए आजकल यूरिया का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास बड बैंक होना चाहिए। ये देखिए इसमें छोटे छोटे जो बर्ड्स निकले हैं, ये अभी सारे पत्तीदार बीमा है। इसको हमने फलदार में कन्वर्ट करना है तो हमें इस पर कुछ ना कुछ काम करना होगा। वो सिर्फ एकमात्र यूरिया का स्प्रे है जो ये सारे काम करता है, क्योंकि जब सेब ऊपर नीचे ट्रेवल करता है प्लांट में तो उसमें जब हमारे पास नाइट्रोजन की मात्रा पूरी होगी तो नाइट्रोजन ही पौधे के अंदर बड बिल्डिंग का काम भी करता है, वूलिया फिट को मारने का काम भी करता है। दोस्तों, ये देखिए छोटा प्लांट पूरी तरह से वूलिया फिट ने घेरा है। मेरे बगीचे में केवल एक ही प्लांट है जिसको वूलिया फिट ने पूरी तरह से घेरा है। अब आप देखेंगे कि मैं इसको किस तरह से स्प्रे से निकालता हूँ। देखिए दोस्तों, स्प्रे से कैसे ख़त्म होता है। ये टोटल वूलिया फिट निकल जाएगा और आगे के लिए भी इसमें यह रहेगा कि ये वूलिया फिट नहीं पैदा होगा, जो नीचे रूट्स में होगा सिर्फ वही रहेगा। ये देखिए बर्फबारी का मौसम बना है। इस मौसम के चलते
हमारा स्प्रे भी आधे में ही रुक गया है, अर्थात हम आधे बगीचे पर ही स्प्रे कर पाए हैं। अब आगे का स्प्रे मौसम ठीक होने के पश्चात ही कर पाएंगे। जब मौसम ठीक हो तभी स्प्रे किया जाना ठीक रहता है, वरना बारिश के और बर्फ के मौसम में स्प्रे करने से उसका कोई भी फायदा नहीं रहता है। देखिए ना, बर्फबारी के चलते हमारे बागीचे में स्प्रे करने का काम कैसे धराधराया रह गया है। जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो उसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश 5 तत्व शामिल रहते हैं। उन 5 तत्वों में से अग्नि भी एक प्रखर तत्व है। चिराग भी तो अग्नि का ही हिस्सा है। चिराग पर तो ना जाने कितना साहित्य रचा गया है। इसी पर मुझे 2 पंक्तियों का ध्यान भी आ रहा है। 1 लाख रखना है तो उस चिराग की तरह रखो, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी गरीब के झोंपड़े में। यह कहने का तात्पर्य यह है कि नेचर यानी प्रकृति के दर में सब प्राणियों के लिए एक समान भावना रहती है। वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। वहाँ ना तो अमीर का ख्याल आता है, ना गरीब का ख्याल आता है, ना ऊंच का ख्याल आता है, ना नीच का ख्याल आता है। समस्त प्राणियों को प्रकृति एक दृष्टि से देखती है। तभी हमें प्रकृति के उपमान हंसते खिलते और सकारात्मक ऊर्जा को लाए हुए दिखते हैं। हमारे एप्पल फार्म में सेब, नाशपाती, प्लम, आड़ू, खुमानी इत्यादि के पौधों के अलावा कुछ नींबू प्रजाति यानी मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले पौधों की भी कुछ प्रजातियां हैं। उससे भी आपको रूबरू करवा ही देते हैं। दोस्तों, ये है सेब के बागीचे में नींबू का पौधा। हमारे बागीचे में नींबू का भी पौधा है, जिसको कि हमने बचा करके रखा है। ये देखिए, ये कितने अच्छे नींबू लगे हैं। और हमने इसके लिए, नींबू के लिए घर भी बनाया है, ताकि हमारा नींबू का ये पौधा बर्फ और पाले से कहीं खत्म ना हो जाए। अब हम इन स्वादिष्ट नींबुओं का आनंद लेंगे। इस बर्फबारी में अब हम आपको पेंसिल पाइन भी दिखा ही लेते हैं कि पेंसिल पाइन के हमने किस तरह से एक छोटा सा बगिया तैयार की है, और अगले कुछ दिनों में हम इनको अपनी अपनी जगह पर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारा लियो चले आता है। बर्फ में देखिए लियो किस तरह से खेलता है और सारी बर्फ अपनी बदन में लपेट लेता है। एप्पल फार्म से इस बर्फ के निकलने और यूरिया का स्प्रे करने के पश्चात हम अपने बागीचे में काट छांट का कार्य यानी प्रोनिंग का काम शुरू करने वाले हैं। पहाड़ों में बर्फ और एप्पल फार्म में यानी एप्पल ऑर्चर्ड में शरदकालीन स्प्रे को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर भी कर लेना। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की परिभाषा कमेंट के जरिए झलक कर सामने आती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।